नो डाउट जाती है। 313 तक मैंने ड्राइव की है इसको। अच्छा, आपने 313 तक ड्राइव की है? हाँ जी, मैक्सिमम मैंने इसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में है टाटा नेक्सॉन ईवी, जिसका आज हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे। तो आप देख लीजिए, अगर गाड़ी के सामने ये ग्रीन प्लेट दिखे तो मान लो कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ओनर से मिलाते हैं। आज हमारे बीच में हैं हमारे भाई ध्रुव। तो हेलो भाई। तो ब्रदर, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं ध्रुव साहू हूँ, नानियर का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं। हाँ जी। तो ध्रुव भाई, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि मतलब आपने ये टाटा नेक्सॉन ली, तो एक डीजल पेट्रोल का जो अभी जो जैसे क्रेज़ वगैरह है, तो एक नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में आप जब मूव ऑन हुए तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो बताइए। एक्चुअली वैसे नेक्सॉन मेरी सेकंड गाड़ी है। पहली गाड़ी मेरे पास डीजल की है, होंडा सिटी, जिसका रिव्यू अपने पहले भी कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सेकेंडरी गाड़ी ली थी। मुझे एक्चुअली सिटी में ड्राइव काफ़ी रहता है, लोकल ड्राइव ज़्यादा रहता है, तो मुझे फर्स्ट थॉट में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई ये सोच के कि ईवी ले रहा हूँ उसकी रेंज की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंपनी क्लेम ऑलमोस्ट 315 के अराउंड कंपनी क्लेम करती है। तो वो मुझे उस टाइम सेटिस्फैक्ट्री लगा था कि एक लोकल ड्राइव के लिए मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और नो डाउट बेनिफिशियल है भी, मतलब अपने डीजल पेट्रोल के कंपैरेटिवली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। इसका अभी करंट जो मेरा माइलेज रह रहा है लगभग 250 से 250 किलोमीटर ये सिंगल चार्ज पे चलती है, डिपेंडिंग ऑन आवर ड्राइव कंडीशंस। अच्छा, तो आपने जैसे आप बता रहे हो पहले होंडा सिटी डीजल थी आपके पास, तो आप जैसे मूव ऑन हुए इलेक्ट्रिक पे, तो आपने मतलब आपको जो माइलेज कंपनी कितने क्लेम करती है? 315 के अराउंड का। अच्छा, 315 के। और आप सिटी यूज़ के लिए रखते हो? हाँ, मैक्सिमम वैसे जाता हूँ, जैसे 100-125 किलोमीटर का ड्राइव होता है तो मैं आराम से इसी पे करता हूँ। तो उससे पहले आप डीजल रखते थे और अब ये इलेक्ट्रिक रखते हो, तो कोई पावर वगैरह की कोई एक्सपीरियंस हुआ कुछ? पावर नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा है, पिकअप इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, डीजल से ज़्यादा है? डीजल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। अपने मतलब अगर ड्रैग रेस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अपने नॉर्मली चलने वाली कोई भी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी इसको बीट कर सकेगी ड्रैग रेस में। अच्छा, ड्रैग रेस में अगर मान लो होंडा सिटी और इसकी करवाएं ड्रैग रेस, हाँ जी, तो कौन सी विनर होगी? डेफिनेटली ये होगी, डेफिनेटली ये होगी, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो कभी करवाई है आपने? नहीं की नहीं, बट पता चलता है, मतलब जो टॉक है इसका वो इतना ज़्यादा है डीजल पेट्रोल के कंपैरेटिवली, डेफिनेटली यही विनर रहेगी। अच्छा, तो आपने कितने किलोमीटर इसको चला चुके हो अभी तक? लगभग 45,000 के अराउंड चली है। 45,000 किलोमीटर्स। और कितना टाइम हो गया लिए हुए? 1.5 साल पहले। अच्छा, 1.5 साल के अंदर आपने 45,000 किलोमीटर चला चुके हो। फिर तो आप इसके बारे में फुल मतलब जानते हो। तो मतलब सेकेंडली आप ये बताइए कि आपने 45 किलोमीटर चलाए, मतलब आप कभी ये सिंगल चार्ज कितने ये टाइम पे हो जाती है? सिंगल चार्ज का मतलब ये है कि अगर अपने देखें 0 to 100 करें, मतलब 0 पे तो कभी की नहीं, ऑलमोस्ट 10-15 मिनिमम परसेंटेज रहती है गाड़ी की। अगर 15% से 100% में चार्ज करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे लगते हैं, मतलब ओवरनाइट चार्ज करता हूँ। अच्छा, मतलब रात को लगा के छोड़ देते हो, सुबह लगभग चार्ज होती है? 10 बजे लगा के छोड़ी, सुबह 6 बजे देखते हैं तब चार्ज होती है। अच्छा, और 8 घंटे का चार्ज। अच्छा भाई, आप बता रहे हो कि आपने इसको 45,000 किलोमीटर चला चुके हो, तो आपने कभी इस पर लॉन्ग ट्रिप की है? हाँ, लॉन्ग ट्रिप की मतलब हो गई है। एक्चुअली जो मुझे आज तक ईवी का मेरे लिए ड्रॉबैक रहा है वो सिर्फ यही था कि गंगानगर में इसकी सर्विस नहीं होती। अच्छा, नहीं होती? हाँ जी, अभी करंटली हो नहीं रही है, यहाँ पे ऑथराइजेशन नहीं है सर्विस के लिए। तो फिर आप कहाँ पर जाते हो? अभी मैंने एक सर्विस इसकी लुधियाना से करवाई थी और दूसरी सर्विस मैंने इसकी बीकानेर से करवाई। अच्छा, तो वो दोनों ही ट्रिप्स थी जो कि मतलब लॉन्गेस्ट मैंने इस पर ट्रैवल किया दोनों, क्योंकि 250 किलोमीटर से लुधियाना था यहाँ से और 250 किलोमीटर से बीकानेर था। अच्छा, तो तब मैंने इनको ड्राइव किया। तो मतलब आप सिंगल चार्ज करते हो, तो एक बार आप लुधियाना जैसे वहाँ पर पहुँच गए, फिर वहाँ पर चार्ज की और वापस आ गए? हाँ, कंपनी में फास्ट चार्जर था तो उन्होंने चार्ज करके ही वापस दी थी मुझे। हाँ, तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं चार्जिंग के। एक तो फास्ट चार्ज होता है, जैसे मतलब अपने अभी तो मतलब इतने नहीं है हर जगह जगह पे, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह पंप है। तो सेकेंडली घर पे है। हाँ, तो फास्ट चार्जिंग और जो अपने एक नॉर्मल घर पे यूज करते हो उसमें कितना टाइम लगता है? फास्ट चार्जिंग का तो लगभग कंपनी कहती है कि 0 to 80% 1 घंटे में करती है। 0 to 80% 1 घंटे में? 1 घंटे में चार्ज होता है फास्ट चार्जर। और स्लो चार्जर अभी एक्चुअली इसमें क्या है ना, चार्जर 3 टाइप के आ चुके हैं। अच्छा, जो फास्ट चार्जर अपने जैसे बोलते हैं वो तो डीसी फास्ट चार्जर होता है। डीसी फास्ट और चार्जर। घर पे जो अपने यूज़ कर रहे हैं वो एसी चार्जर है। तो इसी में ही एक एसी फास्ट चार्जर भी आ चुका है जो कि कंपनी क्लेम करती है कि लगभग 3.5 घंटे में 100% चार्ज करेगी। 3.5 घंटे में 100% चार्ज करेगी एसी सप्लाई से। अच्छा, और जो डीसी सप्लाई से चार्ज होता है उसमें 1 घंटे में 0 to 80% चार्ज करती है। तो आप बता रहे हो आपको ये 1.5 साल हो गया, तो अभी हाल ही में जो नेक्सॉन ईवी मैक्स आई है, हाँ जी, जो कंपनी क्लेम करती है 400 किलोमीटर लगभग इतनी रेंज देती है, तो फिर आपको ये ऐसे नहीं हुआ कि थोड़ा सा टाइम और रुक जाते तो?
हाँ थोड़ा लगा, बट अगर आपने देखें प्राइस कंपैरेटिवली देखें और मेरे यूजेस के हिसाब से मुझे मतलब इतना कभी अफसोस नहीं हुआ उस चीज़ का। और बाकी उसमें एक बैटरी पैक का ज़रूर है कि इसमें 30 किलोवाट्स की बैटरी है, उसमें 40 किलोवाट्स की बैटरी है, तो वो डिफरेंस अपने मेंटेन नहीं कर सकते। तो अगर अपने EV Max और इसके कंपैरेटिवली बात करें तो EV Max में जो 40 किलोवाट की बैटरी है और इसमें 30 किलोवाट की बैटरी है, वो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जो कि रहेगा ही। उसके अलावा जो देखें तो जो EV Max में जो फीचर्स आए हैं वो लकीली कंपनी ने इसमें भी अपग्रेड दिया है। हालांकि मैं भी जा नहीं पाया अपग्रेड करवाने, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जिनके पास है यही, तो उन्होंने अपग्रेड करवाया। तो उसमें जो EV Max में अपने को क्रूज कंट्रोल का फीचर मिलता है, प्लस अपने जो इसमें ब्रेकिंग का होता है ना सिस्टम, उसमें भी 3 मोड्स दे दिए, रीजनरेटिंग मोड्स दिए 3 अलग अलग टाइप के, तो वो भी अपने को इसी की अपडेट में मिल गए हैं। अच्छा, इसी के अंदर मिल जाते हैं वो? मतलब वो अपडेट करवाना पड़ता है? सिर्फ एक प्राइम अपडेट नाम से अपडेट है, वो कंपनी से करवाना है, तो वो मैं इस सर्विस पे। तो आपने अभी तक, अच्छा अब करवाओगे? हाँ, वो लास्ट सर्विस करवाई थी तब तक आया नहीं था, और अब इसकी नेक्स्ट सर्विस होगी तब मैं इसमें करवाऊंगा। अच्छा, तो ये RJ13 ये श्रीगंगानगर का नंबर है, तो मतलब आपने यहीं से ली ये गाड़ी? नहीं, मैंने जयपुर से परचेज की थी। अच्छा, जयपुर से। और सबसे पहले जैसे बात करें, इस पर सब्सिडी वगैरह भी देती है गवर्नमेंट? सब्सिडी एक्चुअली अपने राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में अपने RTO टैक्स की सब्सिडी मानी जाती है कि इसमें RTO का कोई अलग से अपने चार्जेस नहीं लगते। 5500 का चालान करते हैं सिर्फ। अच्छा, वही RTO चार्ज है। मतलब जो अपने डीजल पे देखें तो 14% के अप्रॉक्स RTO चार्जेस लगते हैं, वो इस पे वेव ऑफ किए गए हैं। अच्छा। पर दिल्ली में शायद NCR रीजन में कुछ सब्सिडी दी लाख। अच्छा, तो बात करें अब इसके जो मतलब इसके अंदर 3 सिस्टम है, वो आते हैं, मोड आते हैं, इको, स्पोर्ट्स और 2 ही हुए शायद। इको, हाँ इको और स्पोर्ट। तो उसके बारे में कुछ बताइए, आपने कभी यूज़ वगैरह उसका? हाँ, तो मतलब ये स्पोर्ट्स मोड तो बेसिकली सिर्फ एक टॉर्क बढ़ाने के लिए है, बट उसमें बैटरी ड्रेनेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अगर अपने ये माने कि अपने स्पोर्ट्स मोड पे ही ड्राइव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ये मेरे आइडिया से लगभग 120 किलोमीटर मैक्स चल सकती है स्पोर्ट्स मोड में। अच्छा, हाँ जी। और इको पे तो वो जितने हुआ है ही वो? इको पे नॉर्मल ड्राइव मोड जो है उसमें ऑलमोस्ट मेरी 250 से 275 के अप्रॉक्स चलती है। और बात करें इसके AC की जो कूलिंग, उसकी कूलिंग कैसे है AC की? AC कूलिंग में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम जैसे अपने पेट्रोल डीजल में एक्सपीरियंस करते हैं। प्लस बल्कि इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे देखा जाता है अपने डीजल की गाड़ी या पेट्रोल की गाड़ी में उन्होंने स्टार्ट किया, अगर उसको रन नहीं करेंगे तो उसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, टाइम लेता है, लैग लेता है। बट क्योंकि इसका AC है वो सीधा बैटरी से ऑपरेटेड होता है, तो वो इंस्टेंट कूलिंग स्टार्ट कर देता है। अच्छा, तो वो चीज़ इसमें थोड़ी और अच्छी देखने को मिलती है। अच्छा, तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको कितने रुपए की ये मुझे पड़ी थी? लगभग 16,11,000 की। 16,11,000 की अपने जयपुर से राजस्थान में? हाँ जी, इंश्योरेंस, RTO चार्ज जो भी थे, प्लस मैंने एसेसरीज भी ऐड करवाई थी। जैसे सब मिल इसमें एसेसरीज में सीट कवर दिए थे उन्होंने मुझे, मैट दिए थे और मड फ्लैप्स दिए थे। अच्छा, 3 एसेसरीज आई थी और गाड़ी का कवर था। तो आपने मतलब इसको 16 लाख रुपए जब दिए कंपनी को, तो आपको थोड़ा सा ऐसे नहीं लगा कि किया सेल्टोस ले लें, होंडा क्रेटा वगैरह ले लें? तो मतलब पेट्रोल डीजल से मुझे चाहिए ही नहीं था पेट्रोल डीजल के वेरिएंट में, क्योंकि ऑलरेडी मैं होंडा सिटी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो चल रही थी। बट मुझे ये था क्योंकि सिटी ड्राइव के हिसाब से बहुत वो एक्सपेंसिव पड़ती है, और अभी तो फिर भी तेल का दाम थोड़ा कम हो गया, बीच में तो बहुत स्काई रॉकेटिंग था। अपने राजस्थान में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। गंगानगर में मतलब पूरे इंडिया में सबसे महंगा तेल अपने के कारण तभी फिर आपने वो, इसीलिए ये था कि चलो EV पे शिफ्ट होते हैं ताकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो। अच्छा, जैसे बात करें आप बीकानेर गए, अपने यहाँ से गंगानगर से लगभग 250 किलोमीटर है, तो एक तो डीजल होंडा सिटी लेके जाएं और इसको लेके जाएं तो कितने रुपए की बचत होती है? तो जैसे अपने अगर ऑन पेपर बात करें तो होंडा सिटी का जो देखा जाता है लगभग 5 रुपीज़ पर किलोमीटर उसका खर्चा पड़ता है। 5 रुपीज़ पर किलोमीटर? हाँ, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और वहीं अगर EV का देखें तो लगभग 1 रुपये पर किलोमीटर, तो लगभग 4 रुपए पर किलोमीटर का एक अपने प्रॉफिट कह सकते हैं, या बचत कह सकते हैं कि हाँ वो अपने लेते हैं। तो अगर 250 किलोमीटर चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये का अपने को उसमें बचत रहती है। अच्छा, तो इसके फिर चार्जेस वगैरह का वो दिखा दीजिए। यहाँ पर चार्जेस सॉकेट वगैरह? हाँ जी, ये चार्जिंग सॉकेट है। अपने नॉर्मल AC चार्ज जो करते हैं, अच्छा, उसके लिए सिर्फ यही सॉकेट लगता है घर पे जैसे यूज करते हैं, जो नॉर्मल चार्जर लगता है। प्लस अगर अपने सुपर चार्जर लगाते हैं, जो फास्ट चार्जर लगाते हैं, तो पूरा ये पूरे सॉकेट में आता है। अच्छा, हाँ जी। और चार्जर आपके मतलब पास में ही है? नहीं, चार्जर तो अभी एक्चुअली घर पे ही है। घर पे है? हाँ।
भाई जैसे आप बता रहे हो कि आप लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे जाते हो, तो मतलब इसका बूट का क्या रहता है आपको, मतलब फुल स्पेस मिलता है या? हाँ, बूट स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, लगभग 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिक्वेस्ट आंसर मिल जाता है, हाँ उससे जी। अपने ओपन हो जाता है। तो बूट स्पेस तो इसके अंदर काफ़ी है। हाँ जी, काफ़ी अच्छा है। प्लस ये फ्लैप अपने ऊपर भी कर सकते हैं अगर अपने इसको रिमूव करना चाहें। अच्छा, रिमूव भी हो जाती है। बहुत ही सिंपल से तरीके से ये अपने रिमूव कर सकते हैं। वो एक अपने को एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है। अच्छा। प्लस अगर इसमें चाहें तो अपने इसकी रियर सीट्स हैं, इनको भी ये फोल्डेबल है? हाँ जी, फोल्डेबल नहीं, इनको अपने रिक्लाइन कर सकते हैं फ्रंट में, जो कि अपने को एक एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है। फिर तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर, जैसे 2 जने ट्रिप पे गए हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा इसमें हो जाता है। अपने को बहुत अच्छा स्पेस है। वैसे भी अगर एक नॉर्मल अपने यूज़ के हिसाब से देखें तो भी जो इसकी इसी सेगमेंट की और गाड़ियाँ हैं, ब्रेजा है, उसमें भी लगभग 330 लीटर्स के अप्रॉक्स का ही बूट स्पेस आता है। और एक मेरे ख्याल से इनफ है एक नॉर्मल फैमिली ट्रिप के लिए। ये कौन सा वेरिएंट है आपके पास? इसमें एक्चुअली 3 वेरिएंट आते हैं। ये मिडल वेरिएंट है मेरे पास जो है। हाँ, ये बीच वाला जैसे मिडल। हाँ जी, ये मिडल वेरिएंट है। इसका जो लोअर ट्रिम था और इस ट्रिम में मतलब मुझे काफ़ी डिफरेंसेस थे, इसलिए मैंने ये ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि लोअर ट्रिम में एक तो मेरे लिए जो सबसे मेन था वो था ड्राइवर साइड की हाइट एडजस्टेबल। उसमें हाइट एडजस्ट नहीं हो सकती और मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा हाइट ज़्यादा है थोड़ी, तो मुझे हाइट एडजस्टेबल फीचर्स बहुत ज़रूरी था। प्लस उसमें अलॉय व्हील्स भी नहीं आ रहे थे। अच्छा। म्यूजिक सिस्टम में भी उसमें काफ़ी डिफरेंस था, तो इसीलिए। और जो अपर ट्रिम है इसमें, उसमें अगर कंपेयर करें तो सिर्फ मेजरली 3 ही डिफरेंस थे कि एक उसमें सनरूफ आती है, ऑटो हेडलाइट्स आती हैं और ऑटो वाइपर आता है। तो ये तीनों मतलब मुझे इतने वर्थ नहीं लगे कि एक 1 लाख रुपीज़ अपने एक्स्ट्रा पे करें। वो ऑलमोस्ट 17 लाख की बढ़ रही थी, तो वो मुझे इतना थोड़ा वर्थ नहीं लगा कि वो पे करें। और होंडा सिटी में ऑलरेडी सनरूफ है बट कभी यूज़ नहीं रहते हैं। वैसे अपने लोकल में तो वैसे भी नहीं यूज़ होता उसका, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ का मौसम भी ऐसा नहीं रहता कि इतना इसको यूज़ कर सकें। और ये जो आपने ये गाड़ी ली, मतलब इसको डेली यूज़ में रखते हो, किस लिए यूज़ करते हो इस गाड़ी को? ऑफिस वर्क वगैरह? हाँ, पहले मेरी पोस्टिंग थी गतसिंहपुर, तो उस टाइम में मैंने ली थी, तब तो मेरा मेन यही था कि मेरा डेली कम्यूट था ऑलमोस्ट गतसिंहपुर यहाँ से 60 किलोमीटर्स है, तो रोज़ का 60 जाना आना, तो 120 किलोमीटर अगर मैं रोज़ ड्राइव कर रहा हूँ और अगर मैं ये देखूँ कि मैं 4 रुपये भी मेरी डीजल के कंपैरेटिवली बचा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे 500 रुपये फायदे है, फायदेमंद है। हाँ जी, तो वही था कि एक महीने में मेरे को 15,000 का एक्स्ट्रा मैं डीजल पे करता सिर्फ कम्यूट के कारण, तो इसीलिए मैंने ईवी ली उस टाइम पे। और अब तो वही है कि मैं जाता हूँ, सब मतलब घर पे वेट करते रहते हैं कि गाड़ी वापस आए तो हम लेके जाएं। अच्छा, तो ऑलमोस्ट पूरे दिन गाड़ी चलती है ये। बाइक भी कोई नहीं यूज करता है आज के टाइम तो हमारे घर पे। हाउस में भी पेट्रोल। हाँ जी, बाइक से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हाँ, ये भी है गाड़ी। मतलब आप फुल सेटिस्फाई हो इस गाड़ी से? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो भाई एक चीज़ और, जैसे मान लो कि आप जैसे ट्रिप पे गए हुए हो, तो इसकी बैटरी मतलब ऑन रोड मतलब फिनिश हो जाती है, तो फिर आपको जैसे एडिशनल वायर वगैरह कुछ वो आपने क्या कर रखा है इसका? मैं उसके लिए मैंने परचेज किया था, क्योंकि मुझे जयपुर से यहाँ पे लेके आनी थी, जो ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर के अराउंड है। तो मुझे पता था कि रास्ते में मुझे चार्ज करनी पड़ सकती है, इसीलिए मैंने एक उसका एडिशनल एक वायर, ताकि कहीं भी अपने ढाबे पे या कहीं भी रुक रहे हैं तो इसमें मैं बेसिकली 2 वायर साथ में रखता हूँ, ये अर्थ करने के लिए। अच्छा, क्योंकि ईवी को चार्ज करने के लिए अर्थिंग होनी कंपल्सरी है। अच्छा, यूजुअली अपने अगर ढाबे पे या कहीं रुक रहे हैं तो वहाँ अर्थिंग नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैं अर्थ वायर साथ में लेके चलता हूँ। अच्छा, प्लस एक मैंने लंबी एक वायर रेडी करवा रखी है ऑलरेडी, जिसमें एमसीबी वगैरह फिट करके, पावर प्लग मैंने फिट करके, ताकि मैं कहीं पे भी चाहूँ वहाँ पे इसको चार्ज लगा लेता हूँ कोई भी। और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कोई रोकता भी नहीं है। अच्छा, ऑलमोस्ट हर कोई चार्ज करने देता है, अगर ज़्यादा है तो अपने पे कर देते हैं उसको पर यूनिट के हिसाब से, तो ये काफ़ी सही रहता है। ये काफ़ी यूज़फुल है मतलब ये वायर। हाँ, यही तो मतलब जैसे मान लो कभी ऐसा इमरजेंसी के अंदर भी हो जाए अपने, क्योंकि चार्जर वगैरह वो तो काफ़ी छोटी वायर होती है उसकी, तो तब एडिशनल वायर ये भी रखना ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव कुछ लगे? नेगेटिव पॉइंट अब तक के यूज़ के हिसाब से तो सिर्फ यही है कि फ़िलहाल गंगानगर में सर्विस सेंटर नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मुझे आज तक कभी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो अभी फर्दर ड्राइव पे ही पता चलेगा कि इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस अगर ड्रॉप हो रही है या नहीं हो रही। लकीली अगर ना हो तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो बैटरी की बात करें, मेरे याद आया कि कंपनी कितने मतलब इसकी वारंटी वगैरह, कुछ गारंटी वगैरह ईयर्स की? इसकी बैटरी की 1,60,000 किलोमीटर या फिर 8 ईयर्स की 8 ईयर्स लेती है। हाँ जी, जो भी पहले होगा उस तक। उसके बाद फिर क्या जैसे कोई चेंज करके देंगे या कुछ, मतलब उसकी मतलब उस इतने टाइम के अंदर या इस इतने किलोमीटर से पहले अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें अपने को कंपनी रिप्लेस करके देती है बैटरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, बट अगर उस टाइम के बाद आती है तो वो अपने चार्जेबल रहेगी।
अच्छा, एक और जैसे आप बता रहे हो कि आप जैसे लॉन्ग ट्रिप पे गए हो कहीं पे भी, जैसे बीकानेर वगैरह, लुधियाना वगैरह, तो आपको सुपर चार्जर वगैरह जैसे वो होता है फास्ट चार्जिंग, वो मतलब कितने आपको कहीं कहीं जगह जगह मिले या फिर? नहीं, अभी एक्चुअली मैं जब गया हूँ उस टाइम पे लग रहे थे एक दो पंप्स पे, बट चालू नहीं हुए थे, और मोस्ट प्रोबेबली अब तक शायद स्टार्ट हो गए। तो अपने गंगानगर में तो जैसे है ही नहीं? नहीं, गंगानगर में अभी एक लगा है शायद, कोई मार्केट एरिया अच्छा है, वहाँ पे अभी एक फास्ट चार्जर लगा है। मतलब धीरे धीरे ही होगा तो सब कुछ। हाँ, थोड़ा डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, बट फॉर श्योर आने वाले टाइम में काफ़ी आराम होगा इसका। अच्छा, एक और जैसे आप इलेक्ट्रिक की बात, अब जैसे अभी तक क्रेज़ है इंडिया के अंदर, तो टाटा ने सबसे पहले ही मतलब मानो की पहल करी थी इंडिया के अंदर। तो सेकंड जैसे MG की भी आती है, हाँ, और हुंडई की भी आती है, कौन आती है, तो फिर थोड़ा सा वो नहीं देखा कि उनको भी थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिक उनकी ली जाए? था। मैं अगर सही बताऊं, शेप वाइज कंपैरिजन करें तो MG ZS EV जो आती है वो कहीं ना कहीं से अच्छी भी दिखती है, थोड़ा प्रीमियमनेस है, बट जब बात प्राइस पे आती है ना, तो एक उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो आउट ऑफ कंट्री से आती है। हाँ, वैसे जो अपने ये देखें कि उस प्राइस में अपने को कितनी रेंज मिल रही है, तो वो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि अपने उतना ज़्यादा प्राइस पे किया जाए। और मेरे ख्याल से इसी कारण टाटा नेक्सॉन EV ही अब तक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सेलिंग EV रही है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 23 लाख के अराउंड आ रही है। तो इससे कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट 7 लाख फालतू दे रहे हैं। हाँ, उतने में तो अपने जैसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो वगैरह आ जाए। फालतू देने में वो अगर 400 किलोमीटर चल रही है तो शायद मैं सोचूं भी कि हाँ, मुझे एक रेंज भी 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगी। हाँ जी, हाँ, बट उतना डिफरेंस है नहीं रेंज। अच्छा, तो चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। ये है इंटीरियर नेक्सॉन EV का, तो बात करते हैं इनसे। ब्रदर, कुछ बताइए फिर इसके इंटीरियर वगैरह के बारे में, आप को कैसा मतलब ये फील कराता है, कंफर्टेबल? इंटीरियर की अगर बात करें तो टाटा की बात माननी पड़ेगी कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। एक्सटीरियर्स में भी नो डाउट की है, इनका प्लेटफॉर्म काफ़ी चेंज हुआ है, और शायद JLR परचेज करने की वजह से काफ़ी जो ये टच दिए इन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर से इंस्पायर होके, जैसे कि गियर नॉब है गाड़ी का, और शिफ्टर्स जो भी हैं, मतलब काफ़ी एक प्रीमियमनेस फील होती है अपने अगर पहले की टाटा की गाड़ियों को कंपेयर करें। तो प्लस स्टार्ट स्टॉप फीचर है, तो एक बार ऑन कीजिए। हाँ जी, ये वन पुश ये स्टार्ट है। और सबसे अच्छा जो लगा मुझे वो हरमन का साउंड सिस्टम दिया गया है इसमें। अच्छा, तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, नो डाउट। मतलब मुझे ये था कि मैं हमेशा अपनी गाड़ियां जो भी परचेज़ करता था पहले, तो उनमें कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट मुझे कुछ ना कुछ करवाना पड़ता था, नीड होती थी। बट ये लेने के बाद में मुझे कभी कोई नीड फील नहीं हुई कि मुझे आफ्टर मार्केट इसमें कोई बेस ट्यूब रखवाऊँ या वूफर रखवाऊँ या स्पीकर्स में कुछ चेंज कराऊँ, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इसके साउंड सिस्टम की। अच्छा, जैसे साउंड से आप इसमें आउटर मार्केट कुछ भी नहीं आपने मतलब लगाया? मैंने कुछ भी नहीं करवाया। और प्लस इसमें एप्पल कारप्ले भी अटैच होता है, एंड्रॉइड ऑटो भी अटैच होता है। एप्पल कारप्ले भी है, एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही है। एंड्रॉइड ऑटो भी है, बाकी इसमें 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, इसी स्क्रीन में अपने को देखने को मिलता है। अच्छा, तो इसकी कैमरा क्वालिटी आपको कैसी लगी? कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस पार्किंग असिस्ट लाइंस आती हैं इसमें, तो वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा। अभी ये स्टार्ट है गाड़ी? हाँ जी, अभी ये गाड़ी स्टार्ट है। देखो मतलब आवाज़ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, सिर्फ ब्लोअर की आवाज़ अपने मान सकते हैं कि अगर AC ऑन करेंगे तो ब्लोअर की आवाज़ आएगी, बाकी गाड़ी में ऐसा कोई बिल्कुल भी साउंड नहीं आती है अंदर। अच्छा, हाँ जी। और जैसे आप बता रहे हो होंडा सिटी के अंदर सनरूफ है, तो इसके अंदर सनरूफ नहीं है, और जैसे आप 1 लाख रुपए थोड़ा सा ऊपर लगा देते तो आपको सनरूफ वगैरह मिल जाती। हाँ। बट आप बता रहे हो उसका कोई अपनी यूज़ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे कभी मैंने ऐसा यूज़ फील नहीं किया, और जो कि आज के हिसाब से देखूँ मैं तो ये मैं लोकल ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको, गाड़ी को। अच्छा, लोकल। हाँ, तो अपने इसको अभी इस रेंज में, और जब तक कोई फास्ट चार्जर लगे ना, तो इसको लॉन्ग ड्राइव से तो ले जाके देख नहीं सकते। तो इसीलिए है कि मतलब यहाँ के मौसम में मैं यूज़ कर नहीं सकता था, और बाहर इसको लेके जा नहीं सकता था। तो इसीलिए मैंने थोड़ा वर्थ नहीं समझा। अच्छा, और आपने कितने चला दिए? 46,000 है, 47,000। और अब तो बैटरी इसकी 97% चार्ज है, तो इसमें बता रही है 218 किलोमीटर चलेगी। 218 किलोमीटर ये एक्चुअली जो रेंज शो करता है, ये अपने ड्राइविंग कंडीशंस पे के अकॉर्डिंगली मतलब कैलकुलेट करता है। अगर मैं अभी जैसे लास्ट मैंने अगर चलाई है, शायद थोड़ा बगाई होगी या जिस भी कारण, तो ये थोड़ी कम शो कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा आराम से चलाऊंगा तो अपने आप ये रेंज बढ़ जाती है। तो ये तो सिर्फ एक अपने जैसे पेट्रोल डीजल में भी एक एवरेज रेंज है, वही सेम है कि एक एवरेज रेंज है। एक्यूरेट रेंज नहीं मान सकते इसको कि ये 218 चलेगी ही चलेगी। अगर मैं इसको आराम से चलाऊंगा तो ये ज़्यादा चलेगी। अगर थोड़ा अपने भगाएंगे या स्पोर्ट्स मोड ऑन करके अगर अपने ड्राइव कर रहे हैं
तो फिर बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी अच्छा, इसकी। तो आप इसको जो बात करें 0 to 100, ये आपने कभी मतलब चेक किया कितने सेकंड्स के अंदर 0 to 100 ये मतलब नहीं, चली जाती कभी है? ऐसा ट्राई नहीं किया, बट शायद पेपर्स में ही शायद कुछ 8 सेकंड्स के अप्रॉक्स 8 seconds के का approx। दिया हुआ है कि हाँ जी और स्पोर्ट्स मोड में जो इसका रहता है 7 to 8 सेकंड्स। और उसके मोड्स वगैरह वो कहाँ से चेंज होते हैं? ये सिर्फ इसमें ये वो इको कैशेट मोड है, वगैरह हाँ जी। वो ये ड्राइव मोड है जो कि नॉर्मल अपने इको मोड में कंसीडर होता है। स्पोर्ट्स और- मोड, और ये स्पोर्ट्स मोड पे आता है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मोड पे करते हैं तो इसमें अपने देख सकते हैं कि मीटर में थोड़ा सा फंक्शंस रेड में आ जाते हैं इसके, जबकि ड्राइव मोड में वो ब्लू रहता है। अच्छा, तो वो एग्रेसिवनेस दिखाने के लिए थोड़ा सा है ना, मतलब काफ़ी अच्छा टच दिया है कंपनी ने कि वो रेड में शो होता है। अच्छा, हाँ जी। कि अगर अपने रेंज की बात करें तो इसका क्या है ना, अपने जो एवरेज मतलब ये जो शो कर रहा है ये सिर्फ टेंटेटिव अपने को एवरेज शो करता है कि ये 217 या 218 किलोमीटर चलेगी। बट अगर अपने एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहें तो इसके अंदर जो फीचर है अपने यहाँ पे देखेंगे ये एवरेज शो कर रहा है। जैसे अपनी गाड़ियों में एवरेज शो करता है कि अभी ये 15 की एवरेज दे रहा है, 20 की एवरेज दे रहा है, वैसे इसमें ये एवरेज वॉट आवर्स पर किलोमीटर के हिसाब से शो करता है, जो कि अपने जब रीसेट करेंगे, अब ट्रिप रीसेट किया तो ये चीज़ रीसेट हो जाएगी। अब जैसे अपने इसको ड्राइव करने लगेंगे तो मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। अगर अपने इसको ड्राइव करते हैं तो ये उस टाइम पे एवरेज आएगी अपने थोड़ा सा चलने के बाद में, जो कि वेरी करती है लगभग 150 से लेके 100 के अराउंड या 90s में भी आ जाती है। बट इससे अपने कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी कितनी मतलब कितना किलोमीटर चलेगी। अगर आपने देखें, एक बार सीट बेल्ट लगा लीजिए प्लीज़। प्लस अपने जैसे बात करें कि ये इसका ग्राफ शो करता है, ये ग्राफ शो करता है कि अपनों ने कितना टॉर्क गाड़ी को प्रोवाइड किया है। तो अपने जैसे ही अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं बहुत तेज़ी से तो अपने ये देखेंगे कि ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। तो ये यूजुअली स्पोर्ट्स मोड में ही ज़्यादा होता है कि मतलब उन्होंने पावर जितनी ज़्यादा दी है उतना ग्राफ वेरी करेगा। अच्छा, तो अगर अपने को बेस्ट इसकी माइलेज चाहिए तो अपने को ये ट्राई करना चाहिए कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में रहे। जितना स्ट्रेट लाइन हाँ जी, जितना स्ट्रेट लाइन में रहेगा मतलब उतना ही एक अच्छी माइलेज अपने को गाड़ी में मिलेगी। जितनी मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन रहेगी और जितना अगर ग्राफ बार बार ऊपर नीचे होगा तो उतना ही अपने को इसकी माइलेज में ड्रॉप देखने को मिलेगा। हाँ जी, जैसे तो, मतलब जो ग्राफ ऊपर जाएगा तो उससे थोड़ी सी मतलब अपने को माइलेज कम मिलेगी। हाँ जी, और ग्राफ अगर बिल्कुल जैसे ये स्ट्रेट चल रहा है हाँ, तो उसमें अपने को माइलेज और जैसे ही अपने जैसे ब्रेक लगाएंगे तो ये ब्लू लाइन से नीचे चला जाएगा ग्राफ, जो डिनोट करता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है। मतलब अच्छा, ब्रेक लगाने से बैटरी फिर से चार्ज हो रही है। हाँ जी, तो वो रीजनरेटिव का फीचर है जो मैं आपको बता रहा था कि एक प्राइम अपग्रेड आया है, उसमें अपने ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग 3 मोड्स पे सेट कर सकते हैं। अगर अपने को थोड़ा लंबे में चाहिए तो वहाँ पे अपने को बार बार रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं चाहिए होती, क्योंकि अपने लंबे में चल रहे हैं तो लगातार अपने चलाते रहते हैं। हाँ जी, तब अपने उसमें लाइटेस्ट मोड पे रख सकते हैं, जिससे कि अपने को बार बार गाड़ी धीरे नहीं होगी रेस छोड़ते ही। अब जैसे इसमें क्या होता है ना कि अब जैसे ही मैं रेस छोड़ूंगा गाड़ी अपने आप ब्रेक लेती है और अपने आप धीरे हो जाती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण। उससे मतलब ये जो फायदा है मतलब कि जब बैटरी वगैरह चार्ज हो जाती है। जी बिल्कुल। और जैसे अगर मैं प्राइम अपग्रेड करवाता हूँ तो उसमें अगर मैं थर्ड जो हाईएस्ट मोड पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग रखूंगा तो जो कि यूजुअली अपने सिटी में रख सकते हैं हम, क्योंकि अपने को धीरे ही चलानी होती है और बार बार धीरे करनी पड़ती है गाड़ी। तो उस केस में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण अपने को देखने को मिलेगा कि एक बैटरी की रेंज अपने थोड़ी सी इंक्रीज रहती है उसमें। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं जिन्होंने अपग्रेड करवाया है उन सब ने बताया कि ऑलमोस्ट उनको 8 to 10% इंक्रीज फील हुआ है उनकी रेंज के अंदर। 8 to 10, हाँ जी, 8 to 10% रेंज उनको एक्स्ट्रा मिलने लगी है रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करने के बाद में। अब जैसे अपने देख सकते हैं कि इसकी एवरेज में ये 116 वॉट आवर्स पर किलोमीटर शो कर रहा है। तो अगर इससे अपने कैलकुलेट करना चाहें कि अपना एक्चुअली गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि मेरी गाड़ी की बैटरी की कैपेसिटी है 30 किलोवाट की। 30 किलोवाट, हाँ जी, तो ऑलमोस्ट होता है जो कि 30,265 के अराउंड। ठीक है, जब उसको वॉट आवर्स में अपने कन्वर्ट करते हैं तो अगर अपने इसको कन्वर्ट करके देखें कैलकुलेट तो करें, हाँ जी कैलकुलेट करें तो ये 30,200 से भी अपने माने तो जितने वॉट आवर्स पर किलोमीटर ये शो कर रहा है, मतलब ये इतना मेरी कैपेसिटी है टोटल गाड़ी की, जिसमें से कि ये 1 किलोमीटर में 115 वॉट आवर यूज किए जा रहे हैं और टोटल वॉट आवर्स है मेरे पास 30,200। तो जब मैं 30,200 से 115 को डिवाइड करता हूँ तो ये 262 किलोमीटर शो कर रहा है मुझे। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं इसी वे में ड्राइव करूँ मेरी गाड़ी तो 262 किलोमीटर तक मैं ड्राइव कर सकता हूँ। हाँ जी,
ये एक्चुअली इसका मतलब अपने को ये ट्राई करना होता है कि अपने वॉट आवर्स पर किलोमीटर इसमें मिनिमम रहे। अगर वॉट आवर पर किलोमीटर अपने इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब अपनी माइलेज कम आएगी गाड़ी की, वो कम रेंज चलेगी, और जितना ये कम रहेगा उतना ही अपना ज़्यादा चलेगी। अच्छा, तो आई थिंक मतलब ये टेक्निकल चीज़ तो कंपनी भी मतलब नहीं हाँ, बताती, ये एक्सपीरियंस का होता है हाँ मतलब। जी, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस का अपने कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने जैसे माना जाता है कि अपने अगर ये 100 वॉट आवर्स पर किलोमीटर पे चल रही है, अपनी एवरेज दे रही है, तो गाड़ी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर चलेगी। 300 किलोमीटर चलेगी। हाँ जी। और मैंने एक्सपीरियंस किया खुद में चला के भी, कि जब अपने एसी ऑफ करके और अगर विद इन 40 की स्पीड के अंदर अंदर चल रहे हैं, विद इन 40 की, हाँ जी, तो ये नो डाउट जाती है। 313 तक मैंने ड्राइव किया इसको। अच्छा, आपने 313 तक ड्राइव की? हाँ जी, मैक्सिमम मैंने इसको 313 तक ड्राइव किया। उस टाइम पे ऑलमोस्ट 97 के अराउंड मेरा एवरेज इसमें शो कर रही थी गाड़ी। हाँ जी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था टाटा नेक्सॉन ईवी का फुल ओनरशिप रिव्यू। तो ब्रदर थैंक यू, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। वेलकम। थैंक यू।